हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। चैप्टर 8 क्लास 7th भूगोल की ये पुस्तक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखे प्रदेश। जितने भी चैप्टर हैं भूगोल के आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनकर आएंगे। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देखेंगे तो सारे आंसर आपको ज्योग्राफी के हों या हिस्ट्री के हों, वो एससीईआरटी की बुक में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इन बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 70-80% आपका पेपर इन्हीं बुक में से आता है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, यूपी टेट का, सुपर टेट का, उसके लिए तो ज़रूरी है ही है। साथ ही टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं ज्योग्राफी से, तो वहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आपको इन बुक से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और हर एक चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश की। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है और ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। विषुवत रेखीय प्रदेश है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं और भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। एग्ज़ाम चाहे ना आए पर एग्ज़ाम की तैयारी चल ही रही है और चलती ही रहेगी जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते, और उसके लिए आपको एक बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, बेस्ट तैयारी की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी पर मिल रही हैं। अनअकैडमी प्लस आपको ऐसे फीचर्स देता है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं भी आपको लाइव पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी लाइव क्लासेस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन करके इन मेरी लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाता है जिसमें आप प्रतीक्षा टेट लिखकर उसे बिल्कुल फ्री अनलॉक कर सकते हैं। विजय कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर आया है, ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। अगर आप DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में आपकी मदद कर सकता है। सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके जो PRT में पूछे जाते हैं, तो आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही जगह पर सारे मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे, आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे और आपको बताएंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि सौरभ शर्मा सर हैं, जीके करंट अफेयर बताएंगे, कल्याणी त्यागी हिंदी, प्रशांत सिंह सर टीचिंग मैथोलॉजी, और शरद गुप्ता इंग्लिश, एंड ललित कुमार सर मैथ्स एंड रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो कोर्स है वो 19 मई से स्टार्ट हो रहा है, 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाके क्लिक करके सारे डिटेल आप देख सकते हैं। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आपको अनअकैडमी देता है। जितने भी बैच कोर्स आगे आएंगे, अगर आप 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप उसी बैच कोर्स में, उसी सब्सक्रिप्शन में आप सभी बैच कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जो भी आप प्लस लेते हैं वहाँ आपको कुछ पे करना होता है। 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको और मिलेगा, और ये आपका रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट है। और इसी से आप किसी भी फ्री लाइव क्लास को फ्री अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट क्विजेस दे सकते हैं जो भी आपके फ्री होंगे। तो आप इन कोड के ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं। 6 महीने के चार्जेस बिल्कुल 600 रुपये पर मंथ पर हैं, और इसके अलावा 10% का जो डिस्काउंट है वो भी आपको मिल रहा है, और EMI की सुविधा भी होती है। तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक। तो वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पति औसत एक रूपता में पाई जाती हैं तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक
होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने की मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतु और मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये आप देखते हैं बीच में जो ये रेखा हमारी पृथ्वी को काटते हुए आपको दिख रही है 0 डिग्री पर, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त है। ये 0 डिग्री पर होता है और इसके आसपास का जो एरिया है जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये उष्ण एरिया है, ये वाला, जो कि 0 डिग्री से 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। तो पृथ्वी को भिन्न भिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। कौन कौन से प्रदेश हैं? जैसे विषुवतीय रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ये आपको जो रेड पिंक कलर का जो पार्ट दिख रहा है, डार्क पिंक, ये जो पार्ट है जो कि 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 से 66.5 दक्षिणी तक दिख रहा है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जोन कहते हैं। इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य एंड सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश आते हैं। और जब लास्ट में आता है ये पोल हमारा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है, ये जो दक्षिणी पोल है और ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? फ्रिजिड जोन इनको कहते हैं, फ्रिजिड जोन, और टुंड्रा प्रदेश और टैंगा प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश, जो हमारी पृथ्वी को बीच में से बांटती है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक और 23.5 डिग्री नीचे तक। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। विषुवतीय वृत्त या भूमध्य रेखा को 10 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री है, ये इसका जो यहाँ तक का एरिया होगा 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी तक होगा। क्लियर? तो आप यहाँ देखेंगे तो ये जो भाग है यहाँ पर विषुवतीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखीय प्रदेश और भूमध्य सागरीय ये 2 अलग अलग एरियाज़ हैं, तो कंफ्यूज कभी मत होइए। भूमध्य रेखीय यानी कि जो भूमध्य रेखा के पास का जो एरिया है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो भूमध्य सागर के पास का एरिया है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें सेम मिलती हैं और बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका का कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। तो ये जो विषुवत रेखीय जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, इसमें जो सबसे घना जंगल अमेज़न के जो जंगल हैं वह जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं वो आपको इसके आसपास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो भूमध्य रेखीय के आसपास जितने भी चीज़ें होंगे वो बहुत घने होंगे, हरे भरे जंगल होंगे, वहाँ वर्षा बहुत होगी, वहाँ गर्मी बहुत होगी। क्लियर? अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट, पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। जलवायु क्या है? विषुवतीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। जो जलवायु होती है यहाँ की वो एक समान रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। जहाँ गर्मी होगी ना वहाँ वर्षा खूब होगी, और जहाँ वर्षा होगी वहाँ हरे घने जंगल होंगे, और जहाँ जंगल होंगे वहाँ जानवर भी बहुत होंगे। तो यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, वह अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन
तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक तापमान नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टदायक है, लेकिन यहाँ जीव जंतु जो अच्छी जैव विविधता आप कहते हैं ना, जैव विविधता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियाँ, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ सदाबहार वन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर धूप भी है और यहाँ पर बारिश भी है। क्लियर। वनस्पति कैसी होती है यहाँ की? यहाँ पर अधिक गर्मी वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आपके भूगोल में ही नहीं, अगर आप पेपर 1 में अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर आपका पर्यावरण में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट से, मतलब एक बुक से आप 2 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं और इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ना, इससे भी क्वेश्चन बनकर आ चुका है। ये इस लाइन से भी क्वेश्चन बनकर आ चुका है कि कौन से एरिया में या किस वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं, या इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही है। तो 4 आपको वाक्य दिए होंगे, उनमें से एक वाक्य ये भी मिलेगा जिसमें ये वाक्य आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से सही का टिक लगा पाएंगे। तो अब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ज़रूर सही का टिक लगा पाएंगे। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पेड़ सूर्य की किरणों को पाने के लिए ना एक तरह की रेस लग रही होती है, तो बहुत ज़्यादा घने और ऊंचे हो जाते हैं। तो नीचे अंधेरा अंधेरा रहता है, ज़मीन तक ये किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ, घास, जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहते हैं कि जैसे हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, सिनकोना आपने सुना होगा। सिनकोना नामक पेड़ की छाल से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है, जो कि मलेरिया के रोगियों के लिए लाभकारी होती है। तो ये जो सिनकोना है, ये भी इसी विषुवतीय प्रदेश यानी कि भूमध्य प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिला है। पर्यावरण में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। CTET हो, UP TET हो, कोई भी TET हो। जीव जंतु किस तरह के पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इसी कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेट स्लोथ, जहरीले सांप, सबसे ज़्यादा जहरीले सांप आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। छिपकली, मेंढक, अजगर, यहाँ तक कि चींटी भी इतनी जहरीली होती है यहाँ की, अगर काट जाए तो आपका वो जो एरिया जहाँ काटेगी वो पता नहीं कितना फूल लेगा। तो इस तरह के अलग टाइप के जो जानवर होते हैं वो इस एरिया में देखने को मिलते हैं। पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े, कैमेन, मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गौरेला, गैलेपेगोस, कछुआ आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गिलहरी बंदर, अब तक तो नॉर्मल बंदर ही सुना था, गिलहरी बंदर भी होते हैं। और ये कछुआ, गैलेपेगोस कछुआ, माउनेट स्लॉथ, मकड़ा बंदर, इसके रिलेटेड CTET में भी क्वेश्चन आता है। सबसे आलसी जानवर स्लॉथ को कहा जाता है, बहुत आलसी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विषुवतीय प्रदेश में यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली CC नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो सकती है। तो ये सिर्फ मक्खी के बारे में बता रखा है। यहाँ चींटियाँ भी इतनी जहरीली होती हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाए। तो आपको जानकर ध्यान रखिए, CC नामक जहरीली मक्खी। CC क्या है? तो एक जहरीली मक्खी है।
तो मनुष्य को कौन सी बीमारी? नींद की बीमारी हो जाती है उसके काटने से। चलिए, ये विषुवतीय रेखीय प्रदेश दे रखे हैं, ये भूमध्य रेखा काटती हुई जा रही है। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका है ये वाला पार्ट। हमने 7 महाद्वीप पढ़े थे, इसमें दक्षिणी अमेरिका ये है और उत्तरी अमेरिका ये है। ठीक है, ये अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और यहाँ आप देख लीजिए, ये भूमध्य रेखा इस तरह से काटती हुई गई है, जिसमें ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ये विषुवतीय प्रदेश हैं, यहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मानव जीवन कैसा है यहाँ पर। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके भूगोल के पार्ट में भी, पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी, इन्वायरमेंट के पार्ट में भी। ठीक है, सी टेट में भी है, यूपी टेट में भी है, और अगर आप कोई और टेट दे रहे हैं वहाँ पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। ये जो जायरे नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी आप जानते ही होंगे, नील नदी, जो पहली सबसे लंबी नदी है, और दूसरी सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो अफ्रीका की जायरे है। इसे कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम कांगो नदी भी है। और ये क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वही ये नदी है, जायरे नदी, और इसे कांगो नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कांगो मैंने बोला है, तो अमेज़न घाटी में बोरो और जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया घाटी में सेमांग कहा जाता है। किसको? ये जनजातियों की बात अब हो रही है। अमेज़न घाटी में बोरो कहा जाता है, जायरे घाटी में जो लोग निवास करते हैं उन्हें पिग्मी जनजाति कहा जाता है, और मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आँखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने का पानी जलमार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर में रहते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग कॉफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं। ये आप देख सकते हैं शिकार करते हुए पिग्मी जनजाति के लोग। अमेज़न तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या है? शिकार, यानी कि जंगली पशुओं का शिकार और मछली पकड़ना। जंगली पशुओं का शिकार मांस के लिए, खाल व हड्डियों के लिए, और मछली मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए। वन वस्तु इकट्ठा करना, ये बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में, यानी कि पुराने टाइम में जैसे हमारे आदिवासी लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, उसी तरह से ये लोग आज भी इसी तरह से ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम विषुवत रेखा में देख पाएंगे कि पेड़ से रबड़ का दूध निकालते हुए कुछ लोग, रबड़ के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, चलती फिरती खेती जिसे झूम की खेती कहते हैं वो भी यहाँ पर की जाती है। साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना, फिर 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम होने जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना। और यही खेती हमारे भारत में मेघालय और असम राज्यों में की जाती है। जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर इसी तरह की झूम की खेती की जाती है। फिर दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार की खेती करना, इसको झूम की खेती कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इन सब के लिए थोड़ा बस जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधे व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर
ये सोचने वाली ही बात है। अगर प्रगति किसी क्षेत्र की जाती है तो वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। तो कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि जो प्रगति है, जो विकास है, वो भी होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित हमारा बना रहे। तो ब्राज़ील संसार के विषुवतीय रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। और गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। और ये गिनी तट वही है जो अभी हम लास्ट वायु पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हरमटन वायु चलती है, हरमटन चलती है, जो कि गिनी तट के लोगों को ठंडी यानी कि गर्मियों के मौसम में थोड़ी अच्छी फील कराता है, अच्छा फील कराता है। और इसे वहाँ की डॉक्टर वायु, हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। क्लियर? तो श्वेत निवासियों की कब्र इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए हों। तो यहाँ पिग्मी, बोरो, सेमांग 3 जनजातियाँ हमने पढ़ी। पिग्मी जो थी वो जायरे घाटी की थी, बोरो अमेज़न घाटी की, और सेमांग मलाया घाटी की जनजाति है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है इस चैप्टर से संबंधित या कोई भी प्रॉब्लम आपको पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर जानकारी होगी तो उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।